हाय एवरीवन। तो इस लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक वैदिक एज को। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कवर किए हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन को, जिस रेस्पेक्ट से जिस डायमेंशन से यूपीएससी सीएपीएफ एसी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस डायमेंशन से हम लोगों ने पूरे हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं। ठीक है, जिससे इसे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन को कवर किए हैं। आज हम लोग कवर करने वाले हैं वैदिक एज को और उसी डायरेक्शन में उसी डायमेंशन से हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं, विथ यहाँ पे डिटेल में कवर करेंगे। तो कोई भी डाउट रहता है तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, इसमें मैसेज कर सकते हो, चाहे यूट्यूब बैच से रिलेटेड हो चाहे गाइडेंस से रिलेटेड हो। बाकी इसका जो है पीडीएफ नोट्स टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगा, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये स्लाइड तो अपलोड होगा ही होगा, इसके साथ जो है प्रिंटेबल फॉर्मेट में इसका नोट्स अपलोड हो जाएगा, जिसे आप लोग आसानी से उसको प्रिंट करा सको। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं वैदिक एज को। और वैदिक एज को पढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं लिंक कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन को डिस्कस की, और इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है ऑलमोस्ट 15 सेंचुरी है ना, या फिर 1500 बीसी तक आते आते क्या हो गया था, डिक्लाइनिंग फेज में देखने को मिला था। तो एक तरफ जो है ये एरिया, एक काम करते हैं, सबसे पहले एक मैप ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, वो ज़्यादा इजी हो जाएगा अंडरस्टैंड करने में, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि पूरे यहाँ पे डिटेल में समझाऊं, जिस रेस्पेक्ट से जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस हर एक डायमेंशन को यहाँ पे कवर कर दूं, ताकि क्वेश्चन आए तो इजीली इसको हैंडल कर सको। ठीक है, बाकी इसके प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, पूरे लास्ट 10 ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, तो देखो ये रहा इंडिया का मैप। ठीक है, ये देखो ये मैप सपोज करूं तो इंडस वैली सिविलाइजेशन यहाँ पे हमें जो है ज्यादा कंसेंट्रेशन देखने को मिला। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन का जैसे ही डिक्लाइन हो रहा था, तो जो गैंगेटिक प्लेन है ना, जो गंगा रिवर बहता है, तो जो प्लेन एरिया फर्टाइल एरिया यहाँ पे जो है मोस्टली हमें देखने को मिला है इसका वैदिक एज का। वैदिक एज सिविलाइजेशन का इमर्ज होने स्टार्ट हो गए थे जैसे ही इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइनिंग फेज में था। ठीक है, तो इसका जो है वैदिक एज को हम लोगों 1500 से 600 बीसी तक कंसिडर करते हैं। ठीक है, और इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने एक ब्रीफली डिस्कस किए थे आयरन एज के बारे में, और यही आयरन एज का फेज यहीं से हमें स्टार्ट होते हुए दिखाई देते हैं जब वैदिक एज का स्टार्टिंग फेज आते हैं। ये जो है मोस्टली कॉन्सेंट्रेशन देखने को मिलते हैं इंडो गैंगेटिक प्लेन में, और इसे हम लोग सेकेंड अर्बनाइजेशन भी कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी जो है जैसे टेक्स्ट से रिलेटेड बात कर लो है ना, या फिर बाकी जितना भी फील्ड है वहाँ पे भी एडवांसमेंट देखने को मिला है। इसका जो वैदिक एज है ना, वैदिक एज है, इसका नाम क्यों पड़ा आफ्टर वेदा, जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट वेदा है, उपनिषद है, अरण्यास है, तो इसी के नाम में क्या है, जो वैदिक एज है इसका नाम पड़ गया है वैदिक एज ड्यू टू वेदास, जिसे कंपाइल किए गए थे इसी टाइम में। ठीक है, इसी टाइम में जो है इसे कंपाइल किए गए थे। अब ऐसा कंसिडर किए जाते हैं कि जितना भी वैदिक एज है जहाँ पीपल रहे हैं मोस्टली उसको हम लोग आर्यंस ही कंसिडर करते हुए आते हैं। तो ये तो रहा कुछ बेसिक जो है डिटेल वैदिक एज के बारे में, बाकी इसका डिटेल में हम लोग यहाँ पे अब कवर करते हैं। लोकेशन भी समझ आ गया कहाँ पे कंसेंट्रेशन देखने को मिला है। ठीक, अब क्या है थोड़ा क्रोनोलॉजी इसका डिस्कस करते हैं कि वैदिक एज जो है इसे हम लोग दो पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे। एक है अर्ली वैदिक एज, अर्ली वैदिक एज जिसका 1500 से 1000 BCE तक कंसिडर करते हैं। आई होप कि अब ये समझ आ गया होगा कि BCE किसको बोलते हैं, AD किसको बोलते हैं, प्लस इसमें डिफ्रेंसिएशन क्या होता है। अगर नहीं समझ आ रहा है तो एक बार सबसे शुरू लेक्चर हम लोग किए थे अर्ली हिस्ट्री का, वहाँ पे पूरा डिटेल में समझा दिया हूँ, पूरा बैच का पूरा क्लास यहाँ पे मैं करा रहा हूँ, है ना, तो डिटेल में करा रहा हूँ, तो इसका डिटेल से यूटिलाइज भी करना। बाकी पूरा डेप्थ के साथ ये नोट्स जो है अपलोड हो ही जाएगा टेलीग्राम में। तो इसे दो पार्ट में हम लोगों ने डिवाइड करते हैं। एक आता है अर्ली वैदिक एज, इसे हम लोग ऋग वैदिक एज भी कंसिडर करते हैं, क्योंकि जितना भी ऋग वैदिक एज है, चाहे यजुर्वेद, सामवेद हो गया, अथर्ववेद हो गया, ये सब का कंपाइलेशन हमें यही से जो इनिशियल फेज है अर्ली वैदिक का, यहाँ से देखने को मिलता है कंपाइलेशन। फिर सेकेंड फेज आता है लेटर वैदिक एज, जो कि 100 से 600 BC तक हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो जो अर्ली वैदिक एज है इसका जो नेचर अगर देखोगे तो मोस्टली जो है पास्टरल देखने को मिलेगा, ट्राइबल एरिया देखने को मिलेगा। कैसे लिंक कर सकते हो इंडस वैली सिविलाइजेशन से, क्योंकि वहाँ के जो पीपल थे मोस्टली जो है हम लोग ट्राइबल ही कंसिडर कर सकते हैं, है ना, पास्टरल ही कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन से जस्ट मूव ऑन हुआ है अर्ली वैदिक एज।
तो ऐसा तो नहीं होगा कि डायरेक्टली पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा कि वहाँ पे अर्बनाइजेशन हुआ है तो पूरा मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ जाए एक ही दाम से, ऐसा तो नहीं देखने को मिलेगा। थोड़ा ग्रेजुअली जो है इसका इवॉल्वमेंट होगा, डेवलपमेंट होगा। तो अर्ली वैदिक एज जो है मोस्टली पास्टरल होगा, ट्राइबल ही देखने को मिलेगा, सेमी जो है नोमेडिक सोसाइटी देखने को मिलता है। बाकी जो जैसे ही टाइम सिचुएशन आगे चलते चले जाएंगे तो लेटर वैदिक एज में डिवाइड किए, यहाँ पे हमें मोस्टली एग्रीकल्चर, सेटल्ड लाइफ देखने को मिलेगा, इमर्जेंस ऑफ किंगडम देखने को मिलेगा। अब जैसे ही किंगडम इमर्ज हुआ तो हायरार्की देखने को मिलेगा, वर्ण सिस्टम देखने को मिलेगा। इस तरीके से पूरा किंगडम, जनपद, महाजनपद ऐसे होते हुए पूरा डेवलपमेंट होता चला जाएगा। ठीक है, ये समझ आ गया वैदिक एज, जिसे हम लोग दो पार्ट में यहाँ पे डिवाइड करते हैं। बाकी जो है कैसे हमें पता चला कि वैदिक एज है, अर्ली वैदिक एज है, कैसे हमें पता चला था, इसका जो है दो तीन सोर्सेस हैं। सबसे पहले हम लोग सोर्स को डिस्कस करते हैं, वो है लिटरेरी सोर्सेस को। लिटरेरी सोर्सेस का मतलब होता है कि कोई बुक के फॉर्म में लिखा गया है ना, कोई टेक्स्ट के फॉर्म में लिखा गया है, इसको हम लोग लिटरेरी सोर्सेस कंसिडर करते हैं। तो वैदिक लिटरेचर जो मेन सोर्स हम लोग कंसिडर करते हैं, जो संहिता हो गया, वेदा हो गया, वेदा से ही हमें मोस्टली जानकारी हमें इसका बारे में देखने को मिलता है। जैसे कि ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है। तो ये सब जितना भी वेदा है, चार पार्ट में डिवाइड किए गए हैं वेदा को। तो इसमें पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था, मिलिट्री रूल कैसे थे, सोसाइटी कैसे थे, है ना, वुमेन स्टेटस कैसा था, ये हर डायमेंशन से जो है मोस्टली हमें इसी से जानकारी मिल जाता है। और ये जो वेदास हैं ये ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट हैं। इसे कंपाइल किए गए थे संस्कृत में, और संस्कृत उस समय का प्योर संस्कृत जो चलता था ना, वैदिक संस्कृत, उससे इसे कंपाइल किए गए थे। यहाँ पे हीमंस देखने को मिलेगा, रिचुअल्स हैं, प्रेयर हैं, और ऋग्वेद इसमें से सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट माने जाते हैं। चार वेद हैं और चारों वेदों में जो है सबसे ओल्डेस्ट ऋग्वेद को हम लोग यहाँ पे कंसीडर करते हैं। बाकी इसके बारे में डिटेल में है ना, बाकी जो है, क्योंकि हम लोग अभी लिटरेरी सोर्सेज के रेस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं। फिर नेक्स्ट जो है सोर्सेस हम लोग को कंसीडर करना होता है वो है ब्राह्मणस। ब्राह्मणस में जैसे कि अत्रेय मुनि हो गए, है ना, पंचमीमांसा हो गए, फिर बाकी सतपथ ब्राह्मण हो गए। ये सब जो है हमें क्लू देते हैं, जानकारी देते हैं कि यहाँ पे वैदिक एज थे, है ना, वैदिक एज में कैसे सोसाइटी थे, वुमेन स्टेटस है, इन सब चीज़ के बारे में हमें जानकारी देते हैं। इन्होंने क्या एक्सप्लेन किए हैं कि रिचुअल्स कैसे होता है, कैसे करना चाहिए, सेक्रीफिशियल कैसे होता है, सेक्रीफिशियल कैसे परफॉर्म करना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट सेक्रीफिशियल के बारे में मेंशन किए गए हैं ब्राह्मणस में। ये भी एक टेक्स्ट है। फिर रिफ्लेक्ट करता है लेटर वैदिक एज सोसाइटी का, रिलीजियस लाइफ का। जितना अर्ली वैदिक एज में रिजिडिटी नहीं मिला है, उतना सबसे ज़्यादा रिजिडिटी देखने को मिला है वह लेटर वैदिक एज में। अभी डिस्कस करते हैं इसके बारे में। लेकिन जो लिटरेरी सोर्सेस हैं, संहिता समझ आ गया जो कि वेदास हैं, ये भी एक लिटरेरी सोर्सेस हैं। फिर है ब्राह्मण जो कि और किसके बारे में डिस्कस करते हैं ये भी बता दिया हूँ। बाकी और जो है सोर्सेस के बारे में डिस्कस करें तो एक अरण्यकाश होते हैं, इसको हम लोग फॉरेस्ट बुक कंसिडर करते हैं। ठीक है, जैसे कि अत्रेय अरण्यकाश, इस तरीके से जो कि बताता है कि रिचुअल्स कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, इसका फिलोसॉफिकल इंटरप्रिटेशन करते हैं, क्यों रिचुअल्स करना होता है, क्या इसका बेनिफिट होता है, क्या एडवांटेजेस हैं, ये अरण्यकाश में देखने को मिलता है। फिर जो ब्राह्मण्स हैं, उपनिषद हैं, उपनिषद जो है फिलोसॉफिकल बातें करते हैं, ध्यान रखना, जैसे कि वुमेन का जन्म हुआ है तो क्यों हुआ है ना, हमारा उद्देश्य क्या है इस जीवन में आने का, इस तरीके से जो है थोड़ा लॉजिकल बातें यहाँ पे करते हैं। कोई भी अगर बात बोल रहे हो, कोई भी रिचुअल्स कर रहे हो तो उस रिचुअल्स को क्यों कर रहे हो, इसका क्या एडवांटेजेस हैं, क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, इस तरीके से तर्क में बात करते हैं, लॉजिकल रेशनल में बात करते हैं उपनिषद में। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रिज जो है, गैप जो है ब्राह्मण और उपनिषद का फिल करने का काम अरण्यकाश में किए गए हैं, और इसे जो है कंपोज किए गए थे बाई हर्मिट्स इन फॉरेस्ट एरिया में। नेक्स्ट जो है उपनिषद, इसके बारे में तो अभी बता दिया हूँ, जो कि एक स्पिरिचुअल नॉलेज का बात करते हैं, फिलोसॉफिकल बात करते हैं। ये फाउंडेशन है इंडियन फिलोसॉफी, जो वेदांत का थ्योरी होता है ना, वेदांत सिद्धांत, यहीं से इसका फाउंडेशन देखने को मिलता है उपनिषद से। और ये जो है लेटर वैदिक थॉट को मोस्टली जो है रिफ्लेक्ट करते हैं। तो ये तो रहा कुछ इंपॉर्टेंट जो कि लिटरेरी सोर्सेज हैं, प्लस यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इसलिए इसको डिटेल में कवर कर रहे हैं। समझ आ गया इतना? चलो अदर कुछ सोर्सेस के बारे में बात करें तो एक आता है वेदांग, जो कि लग्जरी साइंसेस है ना, लग्जरी नहीं ऑक्सिलरी साइंसेस हैं, जैसे कि शिक्षा हो गया, कल्प हो गया, है ना, निरुक्ता हो गया,
चंदा हो गया, ज्योतिष हो गया, इस सब चीज़ के बारे में बताते हैं वेदांग, है ना। ज्योतिष शास्त्र क्या है, एक्सप्लेन करते हैं प्रोनाउंसिएशन ऑफ ग्रामर, मैट्रिक्स, रिचुअल्स, ये इसका कुछ सिग्निफिकेंस है, इसके बारे में बताते हैं। फिर सूत्र हो गया, जैसे कि कल्प सूत्र है, गृह सूत्र है, धर्म सूत्र है, इसके बारे में बताते हैं कि जो एक सोशल ड्यूटीज होता है कैसे होना चाहिए, रिचुअल्स का लॉ कैसे हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन कैसे हैं, डोमेस्टिक लाइफ कैसा होना चाहिए, ये पूरा कल्प सूत्र में डिफाइन है। जितना भी डिफरेंट डिफरेंट सूत्र हैं वहाँ पे डिफाइन किए गए हैं। फिर कुछ इपिक्स हैं, जैसे कि रामायण हो गया, महाभारत हो गया, ये भी तो बताते हैं कैसे मोरल लाइफ होना चाहिए, कैसे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, कैसे सोसाइटल आइडिया थे, ये सब जो है लेटर वैदिक एज को ही कल्चर को रिफ्लेक्ट करते हैं। ये भी एक लिटरेरी सोर्सेस हैं। बाकी संहिता हो गया, धर्मशास्त्र हो गया, है ना, जैसे कि मनुस्मृति हो गया, डिफरेंट डिफरेंट जो स्मृति हैं इसके बारे में सब जो है डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो 2 सोर्सेस हम लोगों ने यहाँ पे कवर कर लिए विथ, है ना, विथ डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के साथ, विथ डिटेल सॉल्व के साथ। चलो अब यहाँ तक सोर्सेस के बारे में भी कवर कर चुके हैं, बेसिक डिटेल भी हम लोग इसका आइडिया ले चुके हैं। अब स्टार्ट करते हैं, 2 फेज डिवाइड किए थे, एक अर्ली फेज का और दूसरा लेटर फेज का। तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग अर्ली वैदिक पीरियड को, और इसको हम लोग एक बार डिटेल में कवर करते हैं। इसके साथ जो है जैसे ये अर्ली वैदिक एज कंप्लीट होता है उसके बाद हम लोग लेटर वैदिक एज को हम लोग डिटेल में कवर करेंगे। तो जो अर्ली वैदिक एज है जिसे हम लोग मोस्टली जो है ये 1500 से 1000 BC तक हम लोग कंसिडर करते हैं, इसको जो है ऋग वैदिक एज भी कंसिडर करते हैं। ऋग वैदिक जो कि ओल्डेस्ट वैदिक है, ओल्डेस्ट जो है वेद है, जिसमें से 1028 हिमंस है, और इसे जो है 10 मंडलस में डिवाइड किए गए हैं। और अर्ली वैदिक एज का जो मोस्टली पीपल था उसका जो लोकेशन बात करोगे तो नदर्न वेस्टर्न इंडिया, जो सप्त सिंधु है, लैंड ऑफ 7 रिवर, यहाँ पे ही देखने को मिलता है। जैसे कि ये इंडिया का इमेज हो गया, है ना, यहाँ से, तो ये जो ए एरिया है ना, जो सप्त सिंधु का एरिया है, यहाँ पे जो है अर्ली वैदिक एज का जो है लोकेशन देखने को मिलता है। बाकी जैसे कि लेटर वैदिक एज में आओगे तो इसका थोड़ा एक्सपांसन होगा। कौन से साइड एक्सपांसन होगा, ये जो गंगेटिक प्लेन है ना, यहाँ पे हमें एक्सपांसन देखने को मिलता है। ठीक है, बाकी जो उसका मेन जियोग्राफिकल रीजन बता दिया हूँ, सप्त सिंधु जो कि लैंड ऑफ 7 रिवर है, लोकेशन भी यहाँ पे है जो अभी डिस्कस किए हैं। फिर रिवर के बारे में अगर सपोज क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तो सरस्वती रिवर, सिंधु जिसे इंडस कंसिडर करते हैं, सतलुज, चेनाब, रवि, है ना, बाकी ब्यास हो गया, झेलम हो गया, ये सब रिवर जो है इसमें इंक्लूड हैं। फिर बाउंड्री का अगर बात करोगे तो वेस्ट में ये अफगानिस्तान के साइड चले जाते हैं। ठीक है, वेस्ट में अफगानिस्तान, नॉर्थ में हिमालय तक चले जाते हैं, जम्मू एंड कश्मीर रीजन तक, ईस्ट में जो है यमुना रिवर तक जाते हैं, जो वेस्टर्न यूपी है ना, वहाँ तक इसका एक्सपांसन है। बाकी जो साउथ का बात करोगे तो विंध्यास फुटहिल्स है, जो मध्य प्रदेश बॉर्डर है, नदर मध्य प्रदेश का जो बॉर्डर पड़ता है, वहाँ तक इसका जो है एक्सपांसन है। ठीक है, फिर द ऋग वैदिक आर्यन हैड नॉट एट एक्सप्लेन्ड इनटू द गैंगेटिक प्लेन बट दैट हैपन इन लेटर वैदिक पीरियड। अभी तो डिस्कस किए थे, जो अर्ली वैदिक एज है उसका कंसेंट्रेशन हमें जो है, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थे वहीं तक ही देखने को मिलता है। लेकिन जैसे ही लेटर वैदिक पीरियड आता है, सिचुएशन जैसे कि आगे चले जाते हैं, तो इसका एक्सपांसन देखने को मिलता है गंगा प्लेन की तरफ, इंडो गैंगेटिक प्लेन की तरफ। वही चीज़ ये लिखे गए हैं। तो अब 1 बाय 1 करके हर एक डायमेंशन को कवर करते हैं कि उसका मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन कैसा था, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करते थे, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कैसे करते थे, हर एक डायमेंशन को, जिस डायमेंशन से जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस, और कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इन फ्यूचर, उसको देखते हैं। तो इसका पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कैसा था, क्योंकि अर्ली वैदिक एज है, यहाँ पे जो है कई टाइटल्स भी देखने को मिलता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइटल्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट सेक्रीफाइसेस हैं, प्लस यहाँ पे किंग का जो है डेफिनेशन ये देखने को मिलता है। तो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन तो होगा ही होगा। तो इसका जो पॉलिटी है हमें ट्राइबल एरिया देखने को मिलता है, क्योंकि जब हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़े थे तो वहाँ पे पीपल जो है सेटल लाइफ में रहते थे, है ना, ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन में रहना स्टार्ट करते थे। तो उसी का एक्सटेंशन जो है हमें ट्राइबल एरिया देखने को मिलता था। पेट्राइकल सोसाइटी थे, मेन डोमिनेटेड जो है इसका सोसाइटी देखने को मिलता था, प्लस सेमी डेमोक्रेटिक थे, क्योंकि यहाँ पे किंग का ओरिजिनेशन स्टार्ट हो गए थे, और इसका अथॉरिटी था वो किंगशिप के बेस में थे, लिनिएज के बेस में थे, जो कि एक भाईचारा होता है ना, उसके बेस में ये लोग चलते थे। इसका ऑब्जेक्टिव था कि जो ट्राइब हैं, ऑर्गेनाइजेशन बनाए हैं, उसको प्रोटेक्ट करना, अगर वार हो रहा है तो उसको कैसे हैंडल करना है, वार ऑर्गेनाइजेशन,
वेलफेयर होना चाहिए पीपल का, ये सब चीज़ में जो है इसका मेन ऑर्गेनाइजेशन थे, इसका मेन एम थे। टेरिटोरियल कंट्रोल का अगर देखोगे तो यहाँ पे इतना ज़्यादा कंट्रोल यहाँ पे बात नहीं किए गए थे। जो अर्ली वैदिक एज है यहाँ पे टेरिटोरियल कंट्रोल देखने को नहीं मिलता है ज़्यादा, जैसे कि जनपद हो गया, महाजनपद हो गया, है ना। फिर मौर्यन डायनेस्टी आए, वहाँ पे जो है पूरा टेरिटोरी को कैप्चर करना स्टार्ट किए गए थे, तो यहाँ पे मिनिमम थे, उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। फिर जो फैमिली थे, जो बेसिक यूनिट हम लोग डिसाइड करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कुलपति बोलते हैं। जो फैमिली का हेड है उसको कुलपति बोलते हैं, और ये जो मोस्टली मेल ही देखने को मिलेगा। फिर फैमिली हो गया, अब फैमिली बहुत सारे फैमिली मिल जाएंगे, फैमिली को कौन हेड कर रहे हैं? कुलपति। अब बहुत सारे फैमिली मिल जाएंगे तो क्या बनाएंगे? ग्राम का फॉर्मेशन करेंगे, मतलब एक विलेज का फॉर्मेशन करेंगे। और जो ग्रुप ऑफ विलेज है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रामनी बोलते हैं, ग्रामनी बोलेंगे। फिर बहुत सारे जो हैं विलेज हो गए, है ना, या फिर उसी विलेज में जो है सीधे बोल सकते हो जो ग्रुप ऑफ विलेज है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्लैन बोलेंगे। क्लैन बोल सकते हो या फिर विज बोल सकते हो, और इसे हेड किए जाते थे विजपति के द्वारा। फिर जो है बहुत सारा जब या फिर क्लैन मिल जाए, है ना, ग्रुप मिल जाए, पॉलिटिकल यूनिट बन जाएगा, और ये जो पूरा पॉलिटिकल यूनिट बन जाएगा इसी को हम लोग बोलते हैं जना बोलते हैं, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं ट्राइब कंसिडर करते हैं। और इसी जो पूरा ट्राइब है इसको हम लोग हेड कौन करते हैं? राजा के द्वारा, किंग के द्वारा हेड किए जाते हैं। अब समझ आया? पहले बेसिक यूनिट फैमिली, फैमिली के बाद आ गया विलेज, विलेज के बाद आएगा क्लैन, और पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन है, पूरा विलेज है, इसको हेड करने वाले हैं ट्राइब के द्वारा, इसको हेड करने वाले हैं राजा किंग के द्वारा। ठीक है, और यहीं से जो है किंगडम का जो फॉर्मेशन होता है, ओरिजिनेट होता है, यहीं से क्लियरली हमें देखने को मिलता है। बाकी किंग के बारे में अगर बात करोगे तो एक ट्राइबल का चीफ थे, इसका जो पोजीशन था बहुत ऊपर थे, लेकिन याद रखना यहाँ पे नॉट एब्सोल्यूट मोनार्क, मोनार्की सिस्टम यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है, नहीं यहाँ पे हायरार्की देखने को मिलता है। बाकी इसका जो फंक्शन है कि जितना भी वार हो रहे हैं, है ना, उसको हैंडल करना, पीस जो है मेंटेन करना अपने ट्राइबल एरिया में, डिस्ट्रीब्यूट करना वाटर ब्यूटी को, है ना, फिर वार ब्यूटी को, फिर प्रोटेक्ट करना पीपल को, अगर उसको नुकसान हो रहा है उसको प्रोटेक्ट करोगे, परफॉर्म करना है सेक्रीफिशियल जितना भी रिचुअल्स हैं, है ना, जैसे कि अश्वमेघ यज्ञ हो गया है, डिफरेंट डिफरेंट जो है यज्ञ कराते थे उसको परफॉर्म करना, ये इसका फंक्शन था। और जो चीफ का जो है यूजुअली जो है हमें हायरार्की देखने को मिलता है। आई थिंक मैंने जो है नॉट हायरार्की बताया था, है ना, लेकिन यहाँ पे जो है सिलेक्शन यूजुअली हायरार्की देखने को मिलता है। समटाइम चूजन बाई समिति, जो असेंबली होता है ना, असेंबली को हम लोग क्या बोलते हैं? यहाँ पे समिति बोल रहे हैं वैदिक एज के हिसाब से। तो ये जो है हायरार्की देखने को मिलता है यहाँ पे। कुछ इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स यहाँ पे थे, जैसे कि पुरोहित हो गया जो कि चीफ प्रीस्ट थे, क्योंकि यहाँ पे सेक्रीफाइस करना है तो सेक्रीफाइस कौन कराएंगे? पुरोहित ही कराएंगे, जो प्रीस्ट हैं, है ना, पंडित हैं, उसी के द्वारा जो है यहाँ पे रिचुअल्स हो गया, सेक्रीफाइसेस हो गया, इसको कराएंगे। फिर यहाँ पे जो है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था, तो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस को भी तो प्रोटेक्ट करना है, तो प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे सेनानी थे, सेनानी मतलब आर्मी कमांडर थे। फिर स्पोकमैन हो गया, मैसेंजर हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब जो है पूरा मिला के जो है फॉर्मेशन देखने को मिलता है। रेवेन्यू जो है इसमें जो आता था वो है वॉलेंट्री गिफ्ट है, जिसे हम लोग यहाँ पे बाली बोल रहे हैं। तो बाली के थ्रू यहाँ पे राजा को गिफ्ट दे रहे हैं, है ना, या फिर ट्रिब्यूट दे रहे हैं, दक्षिणा हो गया, इसके थ्रू जो है रेवेन्यू दे रहे हैं। तो ये था इसका। और रेसिडेंस का बात करोगे तो सिंपल ट्राइबल ड्वेलिंग थे, यहाँ पे कोई पैलेस हो गया, बहुत ज़्यादा अर्बन सेंटर बन गया, ऐसे यहाँ पे नहीं था। जो नॉर्मल लाइफ है, ट्राइबल ड्वेलिंग है, वहीं पर यहाँ पे लोग सीमित रहते थे। फिर यहाँ तक डिस्कस कर लिए। मैं वही बताया था पहले कि हम लोग डिस्कस करेंगे तो हर एक डायमेंशन को कवर करेंगे, ठीक है। तो इसमें पॉपुलर असेंबली का बात करोगे तो एक कॉन्सेप्ट था सभा का, जो कि एक काउंसिल ऑफ एल्डर हो गया, नोबल हो गया, जुडिशियल या फिर एडवाइजरी रोल ये प्ले करते थे। सभा जो कि बेसिक यूनिट हो गया। सभा के जस्ट ऊपर आओगे तो हमें देखने को मिलता है समिति, जो कि जनरल असेंबली था पूरा ट्राइब का, है ना। कोर्ट जो कि इलेक्ट करते थे, डिपोज करते थे किंग को, ठीक है। तो सभा जो हो गया एक बेसिक यूनिट हो गया पूरा विलेज का। फिर सभा से ऊपर आओगे समिति, जहाँ पे किंग को कैसे अपॉइंट करना है, कैसे इसको डिपोज करना है, इसमें यहाँ पे मीटिंग होते थे। फिर नेक्स्ट आता है विधाता, जो कि जितना भी सोशल, रिलीजियस, मिलिट्री फंक्शन है, कैसे परफॉर्म करना है, कैसे रूल्स एंड रेगुलेशन के बातें करना है, ये सब जो है विधाता में डिस्कस किए जाते थे। फिर जो है जन आता है। जन जो है एक क्लैन असेंबली है, ओकेशनली एक्सरसाइज डिसीजन मेकिंग। ये स्मॉलर क्लैन असेंबली है, जहाँ पे नॉर्मली जो डे टू डे फिनोमेना में जो डिसीजन मेकिंग होना चाहिए
वो यहीं पे किए जाते हैं गना में। ठीक है, सिग्निफिकेंस जो है अर्ली एग्जाम्पल ऑफ कंसल्टेटिव गवर्नेंस पार्टिसिपेटरी पॉलिटिक्स दिख रहे हैं यहाँ पे, समझ आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पूरा किंग को डिपोज कर रहे हो, डिसीजन मेकिंग ले रहे हो, फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो, तो हमें जो है एट प्रेजेंट का जो सिस्टम है, गवर्नेंस है, उसका जो ट्रेस हम लोग हिस्ट्री से कर सकते हैं। ठीक, फिर वारफेयर का अगर बात करोगे तो टाइप ऑफ वार जो है इंटर ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता था, और ये जो कॉन्फ्लिक्ट था वो या तो लैंड के लिए हो सकते थे, प्रेस्टिजियस के लिए हो सकते थे, बाकी जो है यहाँ पे जो टेरिटरी कैप्चर करना मिनिमल था लेकिन थे तो, और उसी के लिए जो है यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होता था। पर्पस तो वही था कि डिफेंस करना है ट्राइब को, एक्सपांसन करना है इन्फ्लुएंस को, क्योंकि किंग का डोमिनेशन हो गया था, किंग का कॉन्सेप्ट इमर्ज हो गए थे, तो किंग भी चाहते थे कि हमारा जो है प्रेस्टिजियस बढ़ना चाहिए, हमारा जो है किंगडम का जो डायमेंशन है, एरिया है, वो बढ़ना चाहिए, तो इसी के थ्रू जो है मोस्टली जो है कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते थे। और जो कॉन्फ्लिक्ट का कैरेक्टर वही था कि स्मॉल स्केल वार था, ऐसा नहीं कि कोई पूरे डायरेक्टली ब्लडी वार हो रहे हैं, ऐसा यहाँ पे देखने को नहीं मिलता था। फ्रिक्वेंटली जो है कैटल के रेड हो रहे हैं, ट्राइबल राइवलरीज हो रहे हैं, यही देखने को मिला है। जैसे कि मोस्ट एग्जाम्पल जो वार आता है बैटल ऑफ 10 किंग, 10 राजन जो होते हैं, जैसे कि किंग सुद्रस हो गए जो कि भरत ट्राइब है, डिफीट किए हैं कॉन्फिडेंसी ऑफ 10 ट्राइब ऑन दी पुरुषनी रिवर, जो कि रवि रिवर मॉडर्न डे होता है। तो ये मेजर ऑर्गेनाइजेशन होता है, मेजर यहाँ पे जो बैटल लड़े गए थे ना वो एग्जाम्पल हैं। फिर आर्मी का अगर ऑर्गेनाइजेशन देखोगे तो सेनानी थे, अभी डिस्कस किए, सेनानी है जो कि कमांडर ऑफ द आर्मी थे, सर्व करते थे अंडर द किंग। पूरे इसका जो मेन फंक्शन था वही था कि जो ट्राइबल एरिया है, जो बाउंड्री है, उसको यहाँ पे प्रोटेक्ट करना है। तो यहाँ पे इन्फेंट्री के फॉर्म में थे, चैरियोट थे, यहाँ पे कोई कालवरी या फिर एलिफेंट इसका जो है कॉन्सेप्ट देखने को नहीं मिलता है, लेकिन ये जो है लेटर वैदिक एज में इसका भी इमरजेंस हुआ, क्योंकि लेटर वैदिक एज थोड़ा मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहे थे। ठीक है, फिर रिक्रूटमेंट का बात करोगे तो ट्राइबल किंगशिप है उसी के बेस में रिक्रूटमेंट करते थे। बाकी ये जो स्लाइड है इसको एक बार अपने से रीड करना, जिससे और ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, बाकी तो यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ पूरा डिटेल के साथ। फिर डिसिप्लिन जो है बेस्ड ऑन रॉयल्टी में थे, रॉयल्टी टू ट्राइब हो गया, चिफ्टन हो गया, यहाँ पे कोई प्रोफेशनल सोल्जर देखने को नहीं मिलता था। ठीक है, फिर इसका साइज जो है आर्मी का साइज स्मॉलर साइज थे, टेम्पररी गैदरिंग यहाँ पे होते थे, जब वार हो रहे हैं तब गैदर हो जाते थे, तो आर्मी जो था स्टैंडिंग ऐसा नहीं बोल सकते हो। ठीक है, जब वार हो रहा है तभी जा रहे हैं, और इसका जो यूनिट था ये बहुत स्मॉल देखने को मिला है। क्लियर है, ये समझ आ गया। बाकी नेक्स्ट अगर डिस्कस करते हैं कि इसका सोसाइटल स्ट्रक्चर कैसे थे, सोसाइटी कैसे थी, तो इसका जो फैमिली था बेसिक यूनिट फॉर्म करते थे, है ना, उसको हम लोग फैमिली बोल रहे हैं, कुल बोल रहे हैं, और ये जो है डोमिनेशन करते थे मेन के द्वारा, क्योंकि इसका जो अर्ली सोसाइटी था, अर्ली वैदिक एज का जो सोसाइटी था ये पेट्राइकल सोसाइटी था, मेल डोमिनेशन थे, इसे हेड किए जाते हैं कुलपति के द्वारा। विलेज का जो फॉर्मेशन होता था तो बहुत सारे जो फैमिली हैं वो मिल गए और ग्राम का फॉर्मेशन कर दिए गए, जिसका हेड किए जाते थे ग्रामनी के द्वारा। फिर ट्राइबल थे, ट्राइबल के साथ क्लैन का फॉर्मेशन हुआ, और इस तरीके से पूरा जो है फॉर्मल जो है इगालिटेरियन सोसाइटी का कॉन्सेप्ट इमर्ज होके आ गए। क्लियर है। फिर सोसाइटल में क्लासेस थे, देखो यहाँ पे वर्ण कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहे थे, लेकिन वर्ण कॉन्सेप्ट का जो एक रिजिडिटी होता है, रिजिड हमें देखने को नहीं मिला है अर्ली वैदिक एज में। ठीक है, अर्ली वैदिक एज में रिजिडिटी देखने को नहीं मिला है वर्ण सिस्टम में, लेकिन लेटर वैदिक एज में जो है वर्ण सिस्टम में बहुत ज़्यादा रिजिडिटी देखने को मिल जाएगा। थोड़ा लिंक कर रहा हूँ यहाँ पे जिससे अच्छे से आसानी से समझ जाओ। तो क्लास सिस्टम यहाँ पे थे, ब्राह्मण्स थे जो कि परफॉर्म करते थे सेक्रीफिशर्स को, मेंटेन करते थे रिलीजियस नॉलेज को। उसके बाद आते हैं क्षत्रिय जो कि वॉरियर थे, ट्राइब चीफ थे, है ना, आर्मी थे जो कि प्रोटेक्ट करना है बेसिकली इसका ड्यूटी। बाकी वैश्य है जो कि कैटरियर हैं, ट्रेडर हैं। फिर शूद्र आते हैं जो कि लेबर हैं, सर्विस प्रोवाइड करना है। देखो यहाँ पे वही चीज़ लिखा गया है कि मोस्टली जो है रिजिडिटी नहीं था, लेकिन लेटर वैदिक एज में जो है ये रिजिडिटी देखने को मिला है। फिर अगला जो कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करते हैं इसके बारे में कि वुमेन का स्टेटस कैसे थे। मैं हर एक डायमेंशन को कवर करा रहा हूँ, पूरा डिटेल के साथ कवर कर रहे हैं ना, तो नो डाउट यहाँ से बाहर तो अगर आ भी जाए, पहले बात तो आना नहीं चाहिए, क्योंकि हर एक डायमेंशन को हम लोग यहाँ पे कवर करके चल रहे हैं। बाकी वुमेन का अगर स्टेटस का बात करें, क्योंकि देखो गारंटी भी नहीं दे सकते, है ना, क्योंकि यूपीएससी कहाँ से क्वेश्चन पूछ दे, क्योंकि अभी एट प्रेजेंट अब जो हम लोग यहाँ पे स्लाइड डिस्कस कर रहे हैं, पूरा क्लास डिस्कस कर रहे हैं,
ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ध्यान में रखें, साथ में अगर फ्यूचर में अगर इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है उसको भी यहाँ पे ध्यान में रख के पूरा स्लाइड में इंक्लूड कर दिए हैं। ठीक है, तो अब जो है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करते हैं कि इस टाइम में जो अर्ली वैदिक एज में वुमेन का स्टेटस कैसा था, ये भी हम लोग को डिस्कस करना है। देखो अर्ली वैदिक एज में बात करोगे तो वुमेन का स्टेटस बहुत अच्छा था, उतना ज़्यादा खराब भी नहीं देखने को मिला है, क्योंकि वुमेन यहाँ पे स्टडी करते थे, वेदस को रिचुअल्स परफॉर्म करते थे, है ना, ह्यूमंस को ये लोग कंपोज करते थे। और यही चीज़ अगर डिस्कस करें लेटर वैदिक एज में तो पूरा वुमेन का जो स्टेटस था पूरा डिक्लाइनिंग फेज में चला गया, लेकिन अर्ली वैदिक फेज में जो है इसका जो स्टेटस था बहुत अच्छा थे। जैसे कि नोटेबल वुमेन स्कॉलर का बात करोगे तो लोपामुद्र हो गया है, घोषा हो गया, अपाला हो गया है, जो कि ऋग्वेद में ह्यूमंस को कंसिडर किए हैं। फिर रिचुअल पार्टिसिपेशन करते थे ये लोग, रिचुअल पार्टिसिपेशन अपने हस्बैंड के साथ रिचुअल पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। वुमेन का प्रेजेंसेस यहाँ पे इसेंशियल माने जाते थे, जब सेक्रीफाइस करते थे तो मेन के साथ यहाँ पे वुमेन का होना जरूरी है, इस तरीके से कॉन्सेप्ट था। बाकी फैमिली को रन करना है ना, मोरल एंड रिचुअल्स मैटर, ये सब चीज़ इसमें डिफाइन थे। फिर मैरिज और फैमिली लाइफ का अगर बात करोगे तो अभी डिस्कस किए थे कि जो मैरिज था ये मोनोगिनियस था, मतलब अरेंज विथ सेम सोशल ग्रुप, जो सोशल ग्रुप है उसी में ही उसका मैरिज होना है। ठीक है, इस तरीके से कॉन्सेप्ट थे। फिर फैमिली का रोल बात करोगे तो पार्टनर इन रिचुअल्स अभी डिस्कस किए। विडो रीमैरिज यहाँ पे हमें रेयर देखने को मिला है, बट सोशली पॉसिबल, फ्लेक्सिबल एग्जिस्ट, है ना, क्योंकि देखो यहाँ पे वुमेन्स को इतना बढ़ावा दे रहे हो तो विडो रीमैरिज रेयर है, लेकिन यहाँ पे हम लोग ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि होता होगा, क्योंकि फ्लेक्सिबल थे ना। वुमेन एजुकेशन का बात करते थे ये लोग। रेसिडेंट जो था पेट्री लोकल थे, लिव विथ हस्बैंड फैमिली, हस्बैंड के साथ रहते थे, जैसे कि एट प्रेजेंट होता है। अब एट प्रेजेंट का तो फिर डिफरेंट कॉन्सेप्ट हो गया है। फिर इकोनॉमी का रोल का बात करोगे तो डेयरी में हो गया, वेयरिंग हो गया, डोमेस्टिक क्राफ्ट है, हाउस होल्ड मैनेजमेंट करना, ये सब जो है वुमेन का ही काम थे। फिर वेल्थ का डिस्कस करोगे तो वुमेन वुड मैनेज हाउस होल्ड प्रॉपर्टी हो गया इनडायरेक्टली। ठीक है, वुमेन जो वेल्थ कंसिडर करते थे ये इनडायरेक्टली रखते थे। बाकी जैसे कि डेथ हो गया है तो उसका जितना भी प्रॉपर्टी ये मेल डोमिनेशन में जाता था। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है पैट्रिलिनियर जो इनहेरिटेंस है ना, अगर फादर का डेथ हो रहा है तो उसका जितना भी प्रॉपर्टी है ये पैट्रिलिनियर में जाएगा, मतलब मेल साइड जाएगा। लेकिन इनडायरेक्टली जो है वुमेन भी यहाँ पे डोमिनेट थे, वुमेन भी इसका जो है मैनेज करते थे। कुछ सोशल एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का अगर बात करें वुमेन लेड का, तो असेंबली में पार्टिसिपेट करते थे। वुमेन को बहुत अच्छे तरीके से लोग रिकॉग्नाइज करते थे, क्योंकि यहाँ इन्होंने क्या किए, ह्यूमंस को कंपोज कर रहे हैं, फिलोसॉफिकल डिबेट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो वुमेन का जो स्टेटस था अर्ली वैदिक एज में बहुत अच्छा था, लेकिन लेटर वैदिक एज में इसका जो है डिक्लाइनिंग फेज में चले गए। समझ आ गई है वुमेन के बारे में। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं कि कैसा इकोनॉमी था, जो अर्ली वैदिक एज है इसका इकोनॉमी कैसा था। तो ये लोग जो है मोस्टली पास्चरल थे, पास्चरल के साथ साथ एग्रेरियन थे, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशंस का एंड हुआ था, या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है सेटल लाइफ जी रहे थे। सेटल लाइफ जी रहे मतलब एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करेंगे, तो वही का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है अर्ली वैदिक एज में, जहाँ पे एग्रीकल्चर थे, एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइज किए जाते थे। और इसका जो मेन वेल्थ था वो सबसे पहले कैटल थे। ठीक है, कैटल मेन वेल्थ थे, उसके बाद जो है एग्रीकल्चर हो गया, डिफरेंट पल्सेस ग्रो कर रहे हैं उसका जो है आएगा, लेकिन मेन इसमें जो है कैटल ही जो है इसका मेन जो वेल्थ होता है, सिंबल ऑफ वेल्थ, स्टेटस, पावर, ये कैटल थे। और मोस्टली जो फाइट देखने को मिलता है वो कैटल के रिस्पेक्ट में ही देखने को मिलता है, क्योंकि कैटल को एक तो अपना वेल्थ समझते थे, एक तो अपना प्रोटेक्टर समझते थे। प्रोडक्शन जो है सबसिस्टेंट बेस्ड था, है ना, स्मॉल स्केल एग्रीकल्चर करते थे, एनिमल हस्बेंड्री ये लोग प्रैक्टिस करते थे। फिर लोकल बाटर सिस्टम चलता था, क्योंकि उस समय जो है हमें कॉइन जैसे कि गोल्ड कॉइन हो गया, सिल्वर कॉइन हो गया, है ना, ब्रॉन्ज कॉइन हो गया, इसका जो है इमर्जेंस देखने को नहीं मिला था अर्ली वैदिक एज में। करेंसी और मीडियम ऑफ एक्सचेंज का बात करोगे तो प्योरली ये लोग थे बाटर सिस्टम में, या तो ये लोग कैटल को कर रहे हैं एज ए गुड कंसीडर करके इसको बाटर सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, या फिर कुछ गुड्स हैं उसको ये लोग जो है एक्सचेंज कर रहे हैं। पास्टरल इकोनॉमी था यहाँ पे, पहले ही बता चुका हूँ। बाकी एग्रीकल्चर इकोनॉमी में बार्ले हो गया, वीट हो गया, पल्सेस हो गया, यही इसका जो है एग्रीकल्चर का जो है मेन प्रोड्यूस था। बाकी टूल्स में जैसे कि वुड हो गया, कॉपर, ब्रॉन्ज, यहाँ पे नॉट आयरन 8 लिखा हुआ है, आयरन का यूज़ यहाँ पे देखने को नहीं मिला है, इसलिए बोला हूँ एक बार स्लाइड को रीड करना,
जिससे अच्छे से और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ठीक है, बाकी लैंड ओनरशिप का देखोगे तो यहाँ पे कलेक्टिवली जो फैमिलीज हैं, ट्राइब हैं, कलेक्टिवली देखने को मिला है लैंड ओनरशिप। फिर ट्रेड एंड एक्सचेंज का बात करोगे तो बार्टर सिस्टम था, कैटल हो गया है ना, डेयरी प्रोडक्ट हो गया, ग्रेन हो गया, इसी का ये लोग बार्टर सिस्टम में यूज़ करते थे। ट्रेडर ये लोग पार्ट टाइम ट्रेडर थे विद इन ट्राइब, नो सेपरेट मर्चेंट क्लास, यहाँ पे कोई मर्चेंट क्लास का फॉर्मेशन नहीं मिला। जैसे कि मौर्यन डायनेस्टी में गिल्ड का कॉन्सेप्ट आएगा, अशोका टाइम में गिल्ड का कॉन्सेप्ट आएगा, जो मर्चेंट थे, यहाँ पे कोई मर्चेंट का क्लास देखने को नहीं मिला है। इसका जो मार्केट था इनफॉर्मल थे, एक्सचेंज करते थे, क्योंकि ये पूरा जो है बार्टर सिस्टम में ही डिफाइन है। बार्टर सिस्टम का मतलब समझ रहे हो ना, जैसे कि मेरे पास 1 केजी अनाज है, 1 केजी मान लो राइस है, और किसी दूसरे के पास मान लो 1 केजी अगर बात करो वीट है, तो मेरे को अगर राइस चाहिए तो मैं क्या बोलूँगा कि मेरा वीट ले लो और 1 केजी वीट ले लो, इसके बदले में जो है मुझे 1 केजी राइस दे दो। तो गुड्स के बदले यहाँ पे गुड्स देना है ना। यहाँ पे राइस का डिमांड है, यहाँ पे वीट का डिमांड है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बार्टर सिस्टम बोलते हैं। यहाँ पे कोई करेंसी का यूज नहीं करते हैं, सामान दो और सामान लो, इस तरीके से जो है सिस्टम चलते थे, इसी को हम लोग बार्टर सिस्टम कंसिडर करते हैं। फिर गिफ्ट के बारे में बात करोगे या फिर टैक्सेशन का बात करोगे तो नो फॉर्मल टैक्स, वॉलंटरी जो गिफ्ट है ना, अगर देने का मन है तो दे दो, ऐसा सिस्टम था। टैक्सेशन में कोई फॉर्मल टैक्स नहीं था कि इतना परसेंट जो है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कर रहे हो तो इतना परसेंट हमें टैक्स दे दो, ऐसा कोई यहाँ पे देखने को नहीं मिला, कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। रिलीजन था पॉलीथेस्टिक थे, ये लोग जो है नेचर वार्शिप करते थे, कोई आइडियल वार्शिप हो गया, मूर्ति पूजा कर रहे हैं, ये नहीं मिला। नेचर वार्शिप करते थे, अग्नि हो गया उसका वार्शिप कर रहे हैं, वायु है उसका वार्शिप कर रहे हैं, फॉरेस्ट का वार्शिप कर रहे हैं, ये सब जो है इसका मेन फीचर्स थे। मेन फीचर्स का और अगर बात करोगे तो रिचुअल परफॉर्म करते थे, सेक्रीफिशियल परफॉर्म करते थे, नो ऑर्गेनाइज टेम्पल और फिर प्रिस्टहुड एट, यहाँ तक भी हमें जो है टेम्पल आर्किटेक्चर का स्टाइल देखने को नहीं मिला है, नहीं कोई टेम्पल फॉर्मेशन देखने को मिला है। फिर मोरल एंड कॉस्मेटिक ऑर्डर, इसमें ये लोग बात करते थे, जैसे कि अग्नि जला रहे हैं है ना, अग्नि में आहुति दे रहे हैं, तो ये लोग समझते थे कि जो अग्नि है ये हमारा आवाज़ को या फिर हमारे बातें को डायरेक्टली जो है जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं उसको डायरेक्टली आकाश में ले जा रहे हैं, मतलब पूरे जो भगवान है, गॉड है, उसके समक्ष ले जा रहे हैं, ऐसा कंसिडर करते थे ये लोग। बाकी जो सेक्रेट टेक्स्ट है जैसे कि ऋग्वेद हिमांस हो गया, ओरल ट्रांसमिशन, यहाँ से भी हमें पता चलता है इसका पूरा रिलीजन के बारे में। फिर गॉड वार्शिप कौन कौन से करते थे, इंद्र हो गया, अग्नि हो गया, वरुण है, मित्र, सोम है ना, मारुत हो गया, ये जो है इंपॉर्टेंट गॉड है जिसका वार्शिप करते थे। मेजर डिटी के बारे में अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, जैसे कि इंद्र हो गया जो कि गॉड ऑफ वॉर है, अग्नि हो गया फायर गॉड है, वरुण हो गया गॉड ऑफ कॉस्मिक है, मित्र हो गए गॉड ऑफ फ्रेंडशिप है, सोम हो गया परसोनिफिकेशन ऑफ द सेक्रेट प्लांट है, फिर मरुत का बात करोगे तो स्टॉर्म गॉड है। तो इस तरीके से जो है डिफरेंट डिफरेंट डिटेल्स का ये लोग वर्शिप करते थे। अब रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइसेस का अगर बात करोगे तो मेन रिचुअल इसका था फायर सेक्रीफाइसेस का, मतलब वही बताया ना आहुति देने वाला कॉन्सेप्ट, तो इसी से जो है अपना बात पहुंचाते थे। तो यजना करते थे, यज्ञ करते थे, जिससे क्यों करते थे, जिससे अपील किए जा सके गॉड को। अगर मान लो बारिश होना चाहिए तो बारिश के लिए अपील करते थे कि बारिश करा दो, ठीक है, अपील करते थे। प्रोस्पेरिटी लाने के लिए इसका जो है मेन पर्पस था। फर्टिलिटी हो गया, विक्ट्री इन वॉर, कि वॉर लड़ने जा रहे हैं तो उसमें हमारा विजय हो, इस तरीके से जो है डिफरेंट डिफरेंट इसका पर्पस था। ऑफरिंग करते थे, घी का हो गया, मिल्क हो गया, ग्रेन हो गया, इस तरीके से जो है पार्टिसिपेट करते थे, इस तरीके से जो है ऑफरिंग करते थे। साथ में पार्टिसिपेट जो है किंग तो करते थे, लेकिन कौन कराते थे ये जो है यज्ञ, पुरोहित के द्वारा, है ना, सिंपल बात है। फिर रिलीजियस प्रैक्टिस में फायर वार्शिप है ना, सोम रिचुअल्स, नेचर वार्शिप, ह्यूमन रिसाइटेशन, ये सब चीज़ जो है ये लोग करते थे। फायर वार्शिप कर रहे हैं जैसे कि सेंट्रल अग्नि को आहुति दे रहे हैं। सोम वार्शिप में एक्सट्रैक्शन एंड कंजप्शन ऑफ सोम जूस ड्यूरिंग सेक्रीफाइसेस, तो ये जो है इसका मेन एम था ये जो है प्रैक्टिस करने का। सोसाइटी का बात करोगे तो पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, मोरल, ये सब चीज़ को अभी हम लोग रिसेंटली डिस्कस किए हैं, समझ आ गया। तो देखो हर एक डायमेंशन को एट प्रेजेंट अभी तक हम लोगों ने अर्ली वैदिक एज से रिलेटेड हर एक डायमेंशन को डिस्कस किए हैं। अब कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, चाहे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कैसा था, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करते थे, है ना, फिर आर्मी कैसा था, आर्मी यूनिट कैसे थे, ट्राइब किसको बोलते हैं, हर एक डायमेंशन को डिटेल में कवर किए हैं, ठीक है।
अब देखो यहाँ से जो है जैसे आगे टाइम बीता तो यहाँ पे हमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा, जिसे हम लोग डिवाइड किए हैं लेटर वैदिक पीरियड। अब देखो ये जो अर्ली वैदिक लेटर वैदिक ये पहले से डिवाइड नहीं था, ये हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए हिस्टोरियन ने इसको डिवाइड किए हैं। तो लेटर जो वैदिक पीरियड है इसको हम लोग 1000 से 600 BC तक हम लोग कंसीडर करते हैं। तो देखो द हिस्ट्री ऑफ दिस एज इज प्राइमरली डिराइव फ्रॉम वैदिक टेक्स्ट कंपाइल आफ्टर वैदिक एज। वैदिक एज है, इसी से हमें जो है मेन इन्फॉर्मेशन मिलता है इसके बारे में। और यहाँ पे सिग्निफिकेंस चेंजेस देखने को मिला है, जैसे कि सोसाइटल का बारे में देख लो, इकोनॉमिकल का बारे में देख लो। अब ये है क्या, इसको डिस्कस करेंगे आगे। जस्ट थोड़ा इसके लिए मैं थोड़ा बैकग्राउंड बना रहा हूँ। तो विटनेसेस देखने को मिला है, सोसाइटल चेंजेस, इकोनॉमिकल चेंजेस, पॉलिटिकल चेंजेस, रिलीजियस एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी। मतलब बोल सकते हो कि लेटर वैदिक एज में जो है हर डायमेंशन में चेंजेस देखने को मिला है। फिर लेटर वैदिक एज इसको हम लोग आल्सो कंसीडर करते हैं पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर ऑफ आयरन एज। जब पोट्री कल्चर डिस्कस किए थे प्रीवियस क्लास में तो बताया था कि जो डिफरेंट पोट्री हैं, डिफरेंट उसका कल्चर मीनिंग होता है। तो जो लेटर वैदिक एज है ये बिलोंग करते हैं पेंटेड ग्रे वेयर पोट्री से। यहाँ पे जो है कुल हो गया, कुरु हो गया, पंचाल हो गया, वासा हो गया, इन सब चीज का जो है ट्राइब देखने को मिलता है। और यही जो ट्राइब है डोमिनेशन में रहा है वैदिक एज में। प्रॉपरली जाओगे तो लेटर वैदिक एज में। तो जियोग्राफिकल एरिया का बात करोगे तो 1000 से देखो एक चीज यहाँ पे कंसिडर करना, जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने कितना डिस्कस किया है 600 BC, यहाँ पे लिखा गया है 500 BC। पहली बात कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पे 100 ईयर का यहाँ पे चलता ही चलता है। क्योंकि देखो हिस्ट्री राइटिंग की हो तो कई सोर्सेज से हिस्ट्री राइटिंग किए जाते हैं हिस्टोरियन के द्वारा। कोई हिस्टोरियन बोलेंगे ये जो है 500 BC होना चाहिए, कोई बोलेंगे 600 BC होना चाहिए, इवन कई लोग बोलते हैं 700 BC होना चाहिए। तो टाइम जो है यहाँ पे डिबेटेबल इशू रहता ही रहता है। और इस तरीके से जो डिबेटेबल इशू रहते हैं उससे जो है यूपीएससी में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो मेक श्योर करना इज रफली यहाँ पे अपने को याद रखना है। कोई यहाँ पे पूछने वाला नहीं है, कोई ना हमें राइटिंग करना है, ठीक है। और रीजन का अगर बात करोगे तो इसका एक्सपांसन जो है अब इंडो गैंगेटिक प्लेन की तरफ देखने को मिला। पहले जो है जो सप्त सिंधु एरिया है, नदन वेस्टर्न एरिया है, वहीं तक थे। इसका एक्सपांसन अब देखने को मिला है। मेजर रिवर जैसे कि गंगा हो गया, यमुना हो गया, गंडक, घाघरा, ये मेजर रिवर है। बाकी कुछ की टाउन का बात करोगे तो हस्तिनापुर, कौसंबी, मथुरा, राजगृह यहाँ पे था। और अब देखो यहाँ पे ये लोग जो है मूव क्यों किए, कई रीज़न हो सकते हैं। जैसे कि फर्टाइल एरिया है, क्योंकि फर्टाइल एरिया में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, फॉरेस्ट जो है प्रोड्यूस ज़्यादा हो सकता है। तो कई जो है रीज़न हमें देखने को मिलता है इसके रेस्पेक्ट से। अब देखो अब स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली 1 बाय 1 करके इसका हर एक डायमेंशन को कवर करते हैं कि सोसाइटी कैसे थे लेटर वैदिक एज में, क्या क्या चेंजेस हुए थे, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसे थे, आर्मी यूनिट कैसे थे, हर एक डायमेंशन को। तो फर्स्ट डायमेंशन हम लोग कवर करते हैं वो है पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा था। तो यहाँ पे जो है गवर्नमेंट कैसा था, मोनार्की गवर्नमेंट था। वहाँ पे जो है मोनार्की तो था, हायरार्की देखने को मिला है, लेकिन उतना ज़्यादा रिजिडिटी नहीं थे। यहाँ पे ट्रांजिशन फ्रॉम ट्राइबल असेंबली टू हायरार्कियल किंगशिप में देखने को मिला है। वहाँ पे भी किंगशिप था अर्ली वैदिक एज में, लेकिन उतना ज़्यादा रिजिड नहीं था। अब यहाँ पे पूरा रिजिडिटी के साथ देखने को मिला है। जो राजा था यहाँ पे वही किंग था, सुप्रीम अथॉरिटी इसके पास ही थे, हेरिडेटरी थे, लिजिटिमेट करते थे बाई लाइक, जैसे कि राजसूया हो गया, अश्वमेघ हो गया, कि जितना ज़्यादा अश्वमेघ करेंगे, जितना हाई लेवल का अश्वमेघ करेंगे वो राजा जो है उतना ज़्यादा पावरफुल होगा। जितना जो राजा जो है राजसूय को जितना अधिक लेवल में करेंगे वो राजा सबसे ज़्यादा पावरफुल होगा। इस तरीके से जो अपना लेजिटिमेट बताने के लिए, अपना डिग्निटी को हाई करने के लिए इस तरीके से जो है अश्वमेघ यज्ञ हो गया या फिर डिफरेंट यज्ञ हो गया उसको परफॉर्म करते थे। इसके साथ जो है पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में इसका जो काउंसिल था, मिनिस्टर थे, जैसे कि एडवाइजर हो गया, मंत्री, ये जो है राजा को असिस्ट करते थे। फिर अर्ली ब्यूरोक्रेट जो है ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है यहीं से इमर्ज देखने को मिला है अपने को, यहाँ था। फिर असेंबली का बात करो, जिसके सभा एंड समिति एग्जिस्ट करते थे। यहाँ पे भी जैसे कि डिस्कस किए थे ना पहले अर्ली वैदिक एज में, सभा समिति यहाँ पे भी एग्जिस्ट करते थे, लेकिन इसका पावर जो है यहाँ पे लॉस्ट हो गया था, क्योंकि ये मेनली जो है अभी जो है एडवाइजरी के काम ही करते थे। पहले था कुछ पावर थे इसके पास पनिश करने का, लेकिन वो पनिश करने का पावर भी यहाँ पे छीन लिए गए लेटर वैदिक एज में। अब ये जस्ट जो है एडवाइजरी के थ्रू ही काम करते हैं। यहाँ पे जो है टेरिटोरियल यूनिट जनपद बनना स्टार्ट हो गए थे।
पहले तो मिनिमल टेरिटरी थे, फाइटिंग भी करते थे तो बहुत ज़्यादा वार लाइक सिचुएशन में फाइट नहीं करते थे। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में क्या आ गया, डायरेक्टली एक टेरिटरी का फॉर्मेशन देखने को मिला है, टेरिटरी का एक्सपांसन देखने को मिलेगा। और टेरिटरी का एक्सपांसन करोगे मतलब डिफरेंट जो राजा हैं उसके कांटेक्ट में आ गए, कांटेक्ट में आओगे मतलब वहाँ पे जो वार है, वार लाइक सिचुएशन ऑटोमेटिकली इमर्ज हो जाएगा। तो जनपद यहाँ पे इमर्ज होगा, जनपद मतलब किंगडम। फिर यहाँ पे स्टैंडिंग आर्मी का ऑर्गेनाइजेशन हुआ, पहले तो गैदर करते थे है ना, अब स्टैंडिंग आर्मी का ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। मतलब स्टैंडिंग आर्मी का मतलब होता है अब परमानेंट जो है प्रोटेक्ट करेंगे टेरिटरी को। कालवरी इंट्रोड्यूस किए गए, कालवरी और एलिफेंट जो है अर्ली वैदिक एज में नहीं थे, यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो गया। लिंक करते जा रहा हूँ ना, थोड़ा ध्यान से सुनना इसको। लॉ एंड जस्टिस का बात करोगे तो की रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉ एंड ऑर्डर हो गया। धर्मशास्त्र जो कि सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस किए गए हैं धर्मशास्त्र के द्वारा। कैपिटल जो है इमरजेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, अब देख लो यहाँ पे जैसे कि हस्तिनापुर हो गया, कौसंबी हो गया, यहाँ से पूरा एडमिनिस्ट्रेशन हैंडल करना स्टार्ट किए। अब एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ से हैंडल कर रहे हो मतलब कैपिटल कर रहे हो, कैपिटल का फॉर्मेशन हो गया, फोर्टिफिकेशन होना, यहीं से जो है देखने को मिलता है। फोर्टिफिकेशन थे लेकिन यहाँ पे लिमिटेड फोर्टिफिकेशन देखने को मिला है। क्लियर, ये समझ आया। बाकी फिर अब नेक्स्ट सोसाइटी का बारे में अगर डिस्कस करते हैं तो वर्ण जो सिस्टम है ना ये बहुत ज़्यादा रिजिड देखने को मिला है। जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हैं यहाँ पे रिजिडिटी आ गया था। जाति हो गया, सब कास्ट हो गया, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जाति सब कास्ट इमर्ज हुआ। जैसे कि क्षत्रिय है, ब्राह्मण है, तो इसके अंदर भी सब कास्ट हैं, सब कास्ट के अंदर भी जाति हैं। इस तरीके से जो है कास्ट सिस्टम में डिफरेंट डिफरेंट जाति भी यहाँ पे इमर्ज हो गए। और ब्राह्मण का क्या काम है ना, क्षत्रिय का, वैश्य का, शूद्र है, ये तो सबको पता ही है। प्लस अर्ली वैदिक एज में हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस ही किए हैं। अब देखो वुमेन का स्टेटस बताया था उसी समय, अर्ली वैदिक हिस्ट्री पढ़ रहे थे तब, कि यहाँ पे वुमेन का स्टेटस जो है प्योरली डिक्लाइनिंग देखने को मिलेगा। जो डिफरेंट डिफरेंट रिचुअल्स में पार्टिसिपेट करते थे वुमेन्स, जो वैदिक एज में जो हिमंस हैं वेदा में, उसका कंपाइलेशन यहाँ पे बहुत नेग्लिजिबल हो गया था। मतलब सीधे से बोल सकते हो वुमेन का स्टेटस यहाँ पे डिक्लाइनिंग था। यहाँ पे जो स्लेवरी का बात करोगे तो प्रेजेंट तो थे लेकिन यहाँ पे लिमिटेड देखने को मिला है। और कौन कौन थे जो लिमिटेड थे, या तो एग्रीकल्चरल लेबर हैं या फिर वार कैप्टिव्स हैं, जो वार के थ्रू जो कैप्चर करके आए हो वही जो है हमें बॉन्डेड लेबर या फिर स्लेवरी देखने को मिलता है। बाकी जो की पॉइंट है ये तो आपको ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बाकी जो बताया हो वही चीज़ ये लिखा गया है एज ए समरी के फॉर्म में। फिर फैमिली स्ट्रक्चर बात करोगे तो पहले भी पैट्रियार्कल थे, अभी भी पैट्रियार्कल हैं, लेकिन यहाँ पे ज्वाइंट फैमिली का सिस्टम प्रेवलेंट इमर्ज होके देखने को मिला है। हेड जो है फादर ही रहते थे, जो एल्डर मेंबर है मैन में वही पूरा फैमिली का डिसीजन लेते थे। प्रॉपर्टी राइट उसी के पास था, रिचुअल्स वही कराते थे। प्रॉपर्टी राइट जो है इनहेरेंस करते थे मेन लाइन में, इसमें कोई जो है परिवर्तन देखने को नहीं मिला है। मैरिज जो है मोस्टली जो है अरेंज मैरिज करते थे, ठीक है। इंडोगेमी विद इन वर्ण विद इन गोत्र, इसमें जो है मैरिज करते थे, ध्यान रखना। फिर रोल ऑफ वुमेन तो पूरा डिक्लाइनिंग में था। बाकी इसमें और कुछ बताने लायक ऐसा सच नहीं है। तो वुमेन का स्टेटस प्रॉपर अगर इसके बारे में डिटेल में अगर कवर करें तो यहाँ पे वुमेन का स्टेटस डिक्लाइनिंग में था। एजुकेशन यहाँ पे पूरा लिमिटेड हो गया थे। मैरिज का अगर बात करोगे तो अरेंज थे, यहाँ पे चाइल्ड मैरिज का शुरुआत होने लग गए थे। विडो का रीमैरिज यहाँ पे डिस्करेज किए गए। एटलीस्ट जो अर्ली वैदिक है ना, अर्ली वैदिक है जहाँ पे रिजिडिटी उतना ज़्यादा नहीं था तो वहाँ पे तो विडो रीमैरिज होता था, लेकिन यहाँ पे डिस्करेज करना स्टार्ट कर दिए गए थे मैरिज के सिस्टम बात करोगे तो। और प्रॉपर्टी राइट तो वुमेन को बहुत ही कम दिए जाते थे क्योंकि प्रॉपर्टी राइट पूरा जो है मेल डोमिनेशन में जाता था, ठीक है। बाकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाउस होल्ड मैनेज करना है ना, चाइल्ड रेयरिंग हो गया, परफॉर्मिंग डोमेस्टिक रिचुअल्स, यही इसका जो है मेन काम थे, ठीक है। इतना समझ आ गया। फिर इकोनॉमी का अगर बारे में बात करें लेटर वैदिक एज में तो एग्रेरियन थे, यहाँ पे ट्रांजिशन हुआ था पास्टरल टू सेटल एग्रीकल्चर। अर्ली वैदिक एज में मोस्टली जो है पास्टरल थे, एग्रीकल्चर करते थे, परफॉर्म करते थे, लेकिन वो लिमिटेड थे। अब ये जो है ज़्यादा देखने को मिला है अपने को। एग्रीकल्चर में जैसे कि राइस हो गया, बार्ले, वीट, पल्सेज, ये जो है मेजर जो है क्रॉप है जिसे प्रोड्यूस करते थे। और यहाँ पे जो आयरन का प्ला है इसमें जो है प्रोडक्टिविटी लाना स्टार्ट हो गए थे। इरिगेशन जो है कैनल है, रिवर है, इस फॉर्म में जो है इरिगेशन करते थे। एनिमल हस्बेंड्रिंग में कैपिटल हो गया है ना, एनिमल हस्बेंड्री का बात करोगे तो कैटल हो गया है, सीप हो गया है, गोट हो गया है,
इन सब चीज़ का यहाँ पे फॉर्म करते थे, इन सब चीज़ को रियरिंग करते थे। ट्रेड एंड कॉमर्स देखो यहाँ पे इंटरनल ट्रेड इंक्रीज देखने को मिला है। बाकी जो पहले भी बार्टर सिस्टम था अभी भी बार्टर सिस्टम ही है। यूज ऑफ सिल्वर कॉपर कॉइन यहाँ पे लेट फेज में देखने को मिलेगा, मतलब इसका जब डिक्लाइनिंग फेज आएगा तो वहाँ पे हल्का से जो है क्लू देखने को मिलेगा सिल्वर और कॉपर का, कॉइन का। यहाँ पे टूल जो है आयरन टूल हो गया, स्टार्ट हो गए थे, है ना। विपन हो गया, विपन का स्टार्ट देखने को मिला हो गया। प्ला हो गया, है ना, एक्सेस हो गया, इन सब चीज़ का यूज़ हो गया स्टार्ट। फिर अर्बनाइजेशन देखोगे तो स्मॉल टाउन इमर्ज होते हुए दिखाई देंगे। विलेज वाज द मेन यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, जो विलेज एरिया थे वही या इसका जो है मेन यूनिट थे प्रोडक्शन के मामले में। बाकी टैक्सेशन का बात करोगे तो किंग कलेक्टेड शेयर ऑफ प्रोड्यूस ट्रिब्यूट या फिर टैक्स फ्रॉम विलेज एंड आर्टिसन। पहले अर्ली वैदिक एज में अगर कोई पर्सन का इच्छा है तो ट्रिब्यूट दे सकते हो, गिफ्ट दे सकते हो। अब यहाँ पे थोड़ा टैक्सेस का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गए थे, मतलब यहाँ पे कंपलसरी स्टार्ट हो गए थे कि जो है प्रोड्यूस कर रहे हो तो उसका टैक्स हमें दोगे ही दोगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि नॉलेज मेटल का नॉलेज थे। कैसे मेटल का नॉलेज थे, तो देखो मेटल ये लोग यूज़ करते थे आयरन का डोमिनेशन देखने को मिला है। आयरन एज इंडस वैली सिविलाइजेशन का जब डिक्लाइनिंग फेज में था आयरन एज इमर्ज होकर आया था, इसको डिस्कस किए थे। तो डोमिनेशन यहाँ पे आयरन का देखने को मिला है। फिर कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड, सिल्वर ये सब चीज़ का भी यूज़ करते थे। और आयरन जो है मोस्टली यूज़ करते थे एग्रीकल्चर का जो प्लाव हो गया, एक्सेस हो गया, इन सब चीज़ को बनाने में। कॉपर एंड ब्रॉन्ज का यहाँ पे लिमिटेड था लेकिन थे, और ये लोग यूज़ करते थे जैसे कि रिचुअल इम्प्लीमेंट हो गया, ऑर्नामेंट हो गया, कॉइन्स हो गया, इसमें जो है मोस्टली ये लोग यूज़ करते थे। बाकी गोल्ड है गया, सिल्वर हो गया जो कि ऑर्नामेंट रिचुअल पर्पस के लिए ही यूज़ करते थे ये लोग, ठीक है, समझ आ गया। फिर आर्ट एंड कल्चर का अलग डायमेंशन में थोड़ा आओगे तो पेंटेड ग्रे वेयर, इसका जो है कल्चर इमरजेंस यहीं पे देखने को मिला है। टेराकोटा का फिगर हो गया, ऑर्नामेंट ज्वेलरी बनाना, फिर मेटल वर्क करना, वेयरिंग एंड टेक्सटाइल, कॉटन एंड वुलन फैब्रिक, ये सब चीज़ जो है मेजर आर्ट एंड क्राफ्ट के रेस्पेक्ट में थे, समझ आ गया। अब देखो ये लोग ना रिलीजन्स यहाँ पे थोड़ा रिजिडिटी हुआ है, जैसे कि राजसूय अश्वमेघ यज्ञ, है ना, अश्वमेघ जो है क्या बोल सकते हो रिचुअल्स हो गए, इसको परफॉर्म करना स्टार्ट किए गए। क्यों स्टार्ट किए गए, क्योंकि अपने को डिग्निटी बढ़ाना है, सुप्रियोरिटी बनाना है, ठीक है, वही बताया। यहाँ पे जो डीटी हैं जो जैसे इंद्र हो गया, अग्नि हो गया, वरुण हो गया, यहाँ पे जो है मोस्टली ये कंटिन्यूएशन में देखने को मिला है, लेकिन इसका भी जो एज इंपॉर्टेंट अर्ली फेज में थे वो इंपॉर्टेंट यहाँ पे कम हो गए। इसका इंपॉर्टेंट, इसका जगह कौन ले लिए गए, सूर्य हो गया, विष्णु हो गया, रुद्र, शिव, ये जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट गेन करने लगे। बाकी फिलोसॉफिकल डेवलपमेंट जो है यहीं से इमर्ज होते हुए दिखाई देंगे, जैसे कि उपनिषदिक आइडिया, कॉन्सेप्ट ऑफ ब्राह्मण, आत्मा, कर्म, मोक्ष, ये सब जो है इमर्जेंस देखने को मिलेगा। और यही इमर्जेंस के थ्रू जो है बुद्धिज़्म हो गया, जैनिज़्म हो गया, इन सब चीज़ का डिफरेंट जितना भी फिलोसॉफिकल आइडिया आएंगे ये सब इमर्जेंस यहीं से ट्रेस कर सकते हैं हम लोग। बाकी टेम्पल फॉर्मेशन नहीं मिला था अपने को, है ना। फ्यूनरी प्रैक्टिस बिकेम मोर कॉमन बन गए थे, है ना, दफनाने का जो प्रैक्टिस है वो जो है बहुत कॉमन यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। फिर एजुकेशन का अगर बात करोगे तो सीधी से हम लोग समझ सकते हैं जो प्योरली जो संस्कृत टेक्स्ट है, वैदिक टेक्स्ट है, इसी का एजुकेशन ये लोग प्रोवाइड करते थे। और गुरुकुल जो होता है ना, गुरुकुल, इसका कॉन्सेप्ट थे यहाँ पे। टीचर सीधी सी बात है ब्राह्मण ही रहेंगे, सर्व एज अ टीचर, जो कि जितना भी नॉलेज थे उसको ओरली ट्रांसफॉर्म करते थे, क्योंकि उस समय हमें उतना ज़्यादा पेपर वर्क देखने को नहीं मिला है, ठीक है। ओरली ही ये लोग जो अपने डिसाइपल हैं उसको ये लोग क्या करते थे, ट्रांसफॉर्म करते थे, ठीक है। सब्जेक्ट कौन कौन से पढ़ाते थे कि वेदस हो गया, रिचुअल प्रैक्टिस कैसे करना है, उपनिषद का फिलोसॉफिकल बातें हो गया, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, ग्रामर, ठीक है, ये सब चीज़ को क्या करते गए, पढ़ाते गए। इसी से तो जो पढ़ने का अष्टाध्यायी है, जो ग्रामर बुक है, इसी से तो इन्फ्लुएंस हुए हैं, जो ग्रामर का यहाँ पे स्टडी किए हैं तब। और पर्पस वही था कि रिलीजियस नॉलेज होना चाहिए, कैसे रिचुअल्स को परफॉर्म करना है, सेक्रीफाइसेस कैसे करना है, उसके लिए सभी लोग ट्रेन करते थे, ठीक है, समझ आ गया। फिर टीचिंग मेथड बता चुका हूँ कि ओरल ही ये लोग ट्रांसफॉर्म करते थे। नेक्स्ट अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि वैदिक लिटरेचर कौन कौन से थे। हालांकि हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किए हैं, ठीक है, जैसे कि संहिता हो गया, जब हम लिटरेरी सोर्सेज पढ़े हैं तो वहाँ पे भी डिटेल में इसको डिस्कस किए हैं, तो हम लोग जस्ट यहाँ पे एग्जाम गो थ्रू बस करते हैं। संहिता हो गया, है ना, जो कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद,
है ना। फिर ब्राह्मण हो गए, शतपथ ब्राह्मण, अत्रेय मुनि या फिर अत्रेय ब्राह्मण। फिर अरण्यकाश हो गए जो कि यजुर्वेद का एक पार्ट है। इसका जैसे कि संहिता हो गया, वैदिक का जो वेदा होता है ना, सामवेद अथर्ववेद, इसका जो टाइम हम लोग अर्ली से लेटर वैदिक पीरियड में कंसिडर करते हैं, जहाँ पे हिमांस हो गया, चैन, प्रेयर, मंत्र हो गया, इसको परफॉर्म करते थे। फिर ब्राह्मण हो गया जो कि लेटर वैदिक एज से, है ना, जो अर्ली लेटर वैदिक बोल सकते हैं इसको, लेटर वैदिक एज तक इसका परफॉर्मेंस देखने को मिला है। इसमें जो है मेन कंटेंट का बात करोगे तो रिचुअल्स कैसे करना है, सेक्रिफिशियल इंस्ट्रक्शंस, एक्सप्लेनेशन ऑफ सेरेमोनी, ये इसका काम था ब्राह्मण का। फिर अरण्यकाश का अगर बात करोगे तो मोस्टली ये फॉरेस्ट टेक्स्ट थे, ये फिलोसॉफिकल इंटरप्रिटेशन करते थे रिचुअल्स का, एस्थेटिक लाइफ कैसा होना चाहिए, इस सब चीज़ का डेफिनेशन इन्हीं के थ्रू मिला है। ठीक है, किसके थ्रू? फॉरेस्ट बुक के थ्रू, जिसे हम लोग बोल रहे हैं अरण्यकाश। फिर उपनिषद जो है लेटर वैदिक पीरियड, जो कि एक फिलोसॉफिकल टेक्स्ट है। ये ब्राह्मण क्या है ना, आत्मा क्या है, कर्म, मोक्ष, ये सब चीज़ का फिलोसॉफिकल बातें करते थे, है ना। जैसे कि ह्यूमन का बॉर्न हुआ है तो क्यों हुआ है, मोक्ष क्या होता है, कैसे मोक्ष मिलेगा, क्यों मोक्ष मिलना चाहिए, ये सब चीज़ का जो है फिलोसॉफिकल बातें करते थे। फिर जो वेदांग का थ्योरी आता है, जो कि ऑक्सिलरी साइंसेस के बारे में ये लोग बात करते थे। ठीक है, दो कॉन्सेप्ट यहाँ पे थे जब ये लोग ओरली, एक तो ओरली ट्रांसफॉर्म करते थे, तो जो श्रुति हैं जो कि हियर करने का बात करते हैं, जो ओरली ट्रांसफॉर्म करते थे उसको श्रुति बोल रहे हैं। और स्मृति का मतलब होता है रिकलेक्ट किए। स्मृति मतलब जैसे कि एक जो फादर से उसके सन में गए तो उसको क्या किए गए, ओरली ट्रांसफॉर्म किए गए, तो ओरली ट्रांसफॉर्म किए गए तो जितना भी मेमोरी है उसको बाद में कलेक्शन किए गए, रिकलेक्शन किए गए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्मृति बोलते हैं, क्योंकि ये अपने स्मृति के थ्रू इसको एक्सप्लेन किए हैं इसलिए। ठीक है, वन बाय वन करके जो चार वेदा हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो वन बाय वन करके जो चारों वेद हैं उसको हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं। जो ऋग्वेद हैं, ऋग्वेद जिसे हम लोग वेदस ऑफ ह्यूमंस बोलते हैं, यहाँ पे 1028 ह्यूमंस है जिसे हम लोग सुक्ता बोलते हैं, है ना। इसमें जो है प्रेजिंग किए हैं, जैसे कि इंद्र गॉड हो गया, अग्नि हो गया, वरुण, सूर्य, ये जो गॉड है इसका यहाँ पे प्रेजिंग देखने को मिलता है। इसका जो पर्पस है, यूज इन सेक्रीफाइसेस, रिचुअल्स हो गया है, इसका जो है पर्पस यही था। इसमें 10 मंडला या फिर जिसे बुक्स बोल सकते हो बुक्स, 10 बुक्स में इसको डिवाइड किए गए थे। अर्ली वैदिक एज से इसका जो है स्टार्ट हो गए थे फॉर्मेशन। सिग्निफिकेंस का बात करोगे तो ये ओल्डेस्ट वेदा है। फाउंडेशन रखे गए थे वैदिक रिलीजन्स का, ह्यूमन ट्रेडिशन का। समझ आया वैदिक एज के बारे में, मोस्टली जो है ऋग्वेद के बारे में। फिर नेक्स्ट है सामवेद। सामवेद जिसे हम लोग वेदस ऑफ मेलोडीज बोलते हैं, जितना भी सॉन्ग है ना, कैसे चैंटिंग करना है, कैसे सॉन्ग परफॉर्म करना है, क्या रूल्स और रेगुलेशन होना चाहिए, ये सब जो है सामवेद में ही डिस्कस किए गए हैं। इसका भी फॉर्मेशन हम लोग अर्ली वैदिक एज से ही स्टार्ट कर सकते हैं। और स्ट्रक्चर अगर बात करोगे तो इसे ऑर्गेनाइज किए गए हैं संहिता में, हिमन जिसे बोलते हैं। फिर ब्राह्मण में कैसे कि रिचुअल्स को इंट्रोड्यूस किए गए हैं, कैसे रिचुअल्स को परफॉर्म करना है। और यहीं से जो है क्लासिकल म्यूजिक का जो फॉर्मेशन हुआ है ना, यहीं से हम लोग ट्रेस कर सकते हैं। एट प्रेजेंट जितना भी क्लासिकल म्यूजिक है इसका जो फॉर्मेशन है यहीं से हम लोग ट्रेस करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है यजुर्वेद। जो ये यजुर्वेद है इसका फॉर्मेशन जो है हमें अर्ली से लेटर वैदिक तक देखने को मिलता है, जो कि इसका मीनिंग होता है वेदा ऑफ सेक्रीफिशियल फार्मूला, कि कैसे हम लोग सेक्रीफिशियल कर सकते हैं, किस लेवल में, क्या इसका रूल्स है, क्या कंडीशन है, क्या टर्म्स हैं, इन सब चीज़ के बारे में डिफाइन किए गए हैं यजुर्वेद में। और ये जो है प्रैक्टिकल टेक्स्ट है फॉर रिचुअल प्रोसीजर, देखो अभी बताया, ये सब चीज़ के लिए ये जाने जाते हैं। फिर नेक्स्ट आता है अथर्ववेद, जो कि एक वेदा ऑफ नॉलेज है। अथर्व का मतलब ही होता है वेदा ऑफ नॉलेज। इसका भी पीरियड हम लोग कंसिडर करते हैं लेटर वैदिक एज में। ठीक है, ये समझ आ गया। और यही जो है एक शॉर्ट फॉर्म में ये लिखा गया है, तो एक बार अपने से रेड करना है। फिर जितना भी टर्म यूज़ किए गए हैं, जैसे कि निक्स जो है एक टर्म है यूज़ किए गए, इसका मतलब होता है गोल्ड या फिर सिल्वर ऑर्नामेंट, है ना। फिर डिफरेंट जो टर्म है ये यहाँ पे लिखा गया है, इसको भी एक बार अपने लेवल में याद करना है। जैसे कि सीडीएस हो गया, वहाँ पे भी टर्म बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं, प्लस सीएपीएफ में तो आएगा ही आएगा, है ना। टर्म बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं तो जैसे कि गना हो गया, है ना, फिर गौरी हो गया, गौन हो गया, है ना, फिर वाप हो गया, गोजित हो गया, तो इसका क्या मीनिंग है इसका एक बार अपने से रेट करोगे। ठीक है, तो ये तो रहा पूरा अर्ली वैदिक एज, लेटर वैदिक एज, और जिस डायमेंशन से पूछे जाते हैं हर एक डायमेंशन को हम लोगों ने यहाँ पे विथ डिटेल के साथ कवर कर लिए हैं। क्लियर है
इसका जो PDF है, स्लाइड है, प्लस इसका प्रिंटेबल नोट्स फॉर्मेट जो है टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगा, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और कोई भी डाउट रहता है, चाहे यूट्यूब बैच से रिलेटेड हो, तो ये व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, इस पर मैसेज कर सकते हो। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।